हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री आज उसके अगला पार्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें फिर से हम लोग जैसे कि तत्वों का जो समीकरण होता है उसमें उसको जानकारी करना कि कौन सा हमारा ठोस पदार्थ है, कौन सा द्रव्य है, कौन सा हमारा लिक्विड है, जलीय विलयन है, कौन क्या है, इसकी पहचान भी एक विशेष संकेत के द्वारा किया जाता है ना। तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो इसकी जानकारी सही से नहीं मिल पाएगी आपको, है ना। और ये 12 तक काम करता है, ठीक है। अभी इसको सीखेंगे, 10वीं में भी काम करेगा, 12 में भी ये काम करेगा, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा एक नंबर बता रहा, जैसे कि यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना। उपयोगी हम लोग कैसे बना सकते हैं, जब इसके बारे में सही से जानेंगे तब हम उपयोगी बनाएंगे, बिना जाने हुए तो ऐसे उपयोगी हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। देखिए तो एक नंबर में हमारा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, है ना। भौतिक अवस्था की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसमें हम लोग जानेंगे किसी जो हमारा संकेत है, सूत्रों का जो संकेत है उसके पहले या बाद में क्या लगा रहता है कि इसके माध्यम से हमारा ठोस होगा, उसमें अगले वाला में क्या लगा रहता है कि द्रव्य होगा, उसको हम लोग पहचान करेंगे, ठीक है। इसी की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखिए बता रहे हैं कि अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी। अभिकारक प्रतिफल हम लोग जानते हैं ना, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे Na प्लस Cl मिलकर क्या बनता है, NaCl बनता है ना। तो इधर वाला भाग जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। देखिए अभिकारकों प्रतिफलों की जानकारी उनके संकेतों एवं सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठ में ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए 1 एवं गैस के लिए G लिखकर किया जाता है ना, तथा पदार्थ के जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाता है ना। जब पदार्थ का हम लोग जलीय विलयन बनाते हैं, जलीय विलयन मतलब जैसे कि जल में हम लोग क्या करेंगे, चीनी का घोल बना देंगे तो ये हमारा जलीय विलयन हो गया। जल में क्या करेंगे, नमक का घोल मिला देंगे, नमक डालकर उसका विलयन बना देंगे तो ये भी हमारा क्या है, जलीय विलयन है, ठीक है। तो देखिए जलीय विलयन के लिए क्या होता है, AQ लिखा जाता है। अगर वो कोई भी हमारा तत्व अगर गैस होगा तो उसके लिए G लिखा जाएगा, अगर वो द्रव्य होगा तो उसके लिए 1 लिखा जाएगा, अगर वो पदार्थ ठोस होगा तो उसके लिए S लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या ठोस पदार्थ है, तो इसके बाद में हमारा कोष्ठ में क्या लगा, S लगा, तो ये हमारा ठोस पदार्थ था। यहाँ पे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ यहाँ पर भी S लगाते, ये भी हमारा क्या है, ठोस है। उसके बाद से CO2 हमारा एक प्रकार का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का गैस है ना। गैस जो है उसके बगल में हमारा कोष्ठ में क्या लगा है, G लगा है, तो इसीलिए हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक प्रकार का क्या है, गैस है, ठीक है। इसी के अनुसार से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की जानकारी, ठीक है। देखिए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा प्लस ऊष्मा लिखा रहता है, तथा उसके ऊष्माशोषी के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है ना। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी कहते किसे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, ठीक है। देखिए तब पहल का हमारा उदाहरण यहाँ पर है C+O2 यानी कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो साथ में हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में यहाँ पे ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि वाष्प जो होता है ना, वाष्प बन के उत्पन्न होगा, तो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। इसके अनुसार से हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे बता रहा ना कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा रहता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। जिसमें दाईं ओर लिखा रहता है हमारा ऊष्माक्षेपी कहलाएगा, है ना। अगर वही बता रहा है कि ऊष्माशोषी के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा रहता है, जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस यहाँ पे ऊष्मा लिखा रहा है, जैसे कि N2+O2 यानी कि N2 और O2 जब मिलेगा तो N2O यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा बनेगा, है ना। तो इसमें तो अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं हो रहा, तो इसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं, है ना। और जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा की उत्पत्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एकदम सिंपल सी भाषा में आज हम लोग जान गए, ठीक है। देखिए इसी के अनुसार से हम लोग तीसरा टॉपिक को समझेंगे, गैस के उत्सर्जन की जानकारी, है ना। यानी कि जब हम लोग किसी चीज की अभिक्रिया करते हैं तो उसमें से गैस की उत्पत्ति होता है, तो इसमें हम लोग कैसे जानकारी करेंगे कि कौन सा तत्व हमारा गैस है कि नहीं है, ठीक है। देखिए बता रहा है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है
तो समीकरण में गैस गैस सूत्र के ठीक बाद चिन्ह दिया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ जहां पे तीर का निशान रहा है, ऊपर की तरफ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे कि हम लोग किसी पदार्थ को बना ही रहे हैं, खाना वाना बनाते हैं, है ना, चावल बनाते हैं, तो उसमें से उष्मा निकलता है, भाप निकलता है, वो निकल कर कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है ना। तो इसमें जहां पे तीर का निशान ऊपर की तरफ दिया रहे हैं, तो वो हमारा तत्व क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे है हमारा Zn प्लस H2SO4, Zn से मतलब जिंक हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ना। जैसे ये दोनों को मिलाकर अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फाइड और साथ में हमारा H2 यानी कि हमारा एक प्रकार का हाइड्रोजन गैस है ना, गैस है, तो ये हमारा सीधा कहाँ चला जाएगा जी, वायुमंडल में। तो इसके बगल में तीर का निशान चला गया, तो यानी कि H2 हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। इसी के अनुसार से अगला हम लोग टॉपिक जानेंगे अवक्षेप बनने की जानकारी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कभी भी, जैसे अवक्षेप के बारे में हम लोग ऐसा समझे कि दूध से जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं, है ना, दूध से मक्खन निकालेंगे तो हमारा ठोस के रूप में निकलता है, तो ठोस के रूप में निकलेगा तो हमारे एक प्रकार से क्या अवक्षेप है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, बता रहे कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है, पृथक होना मतलब अलग होता है, तो उस प्रतिफल के संकेत सूत्र के बाद, है ना, तीर का निशान नीचे की तरफ इसमें दिया जाता है। जो भी अगर किसी अभिक्रिया में तीर का निशान नीचे की तरफ हो तो हमारा ठोस वो हमारा कहलाएगा अवक्षेप कहलाएगा। अगर किसी अभिक्रिया में तीर का निशान ऊपर की तरफ हो तो हमारा क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखिए AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ठीक है। तो यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें AgCl हमारा क्या होता है, अवक्षेप के रूप में पृथक होता है, अवक्षेप। इसमें तीर का निशान नीचे की तरफ लग जाएगा। और HNO3 यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रा ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही रहेगा, उसमें से अलग क्या हो जाएगा, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी आपको डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, से एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आसान भाषा में समझ जाए, है ना, ताकि एग्जाम में जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको सही से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। अगर सही से लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे, तभी जाकर हमें मार्क्स अच्छा मिलेगा, अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार क्रॉस लग जाता है या कम नंबर से पास हो जाता है, जिससे कि घर फैमिली वाला क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे अनाप शनाप बातें बोलते हैं। इसीलिए कोई भी चीज को सही से समझिए, शांति से समझिए, उसको एक एक पॉइंट समझिए, एक एक पॉइंट समझिएगा ना, तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। पढ़ाई कोई बुरी चीज नहीं है और कोई भारी भी चीज नहीं है। अगर इसको सही तरीके से अपने मेथड से समझ बूझकर अगर इसको हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ाई ऐसा कोई भारी चीज नहीं है जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। अगर दुनिया में ऐसे भी कोई काम नहीं है कि जिसको मनुष्य कर नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको मनुष्य नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, बस। धन्यवाद।